नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जनवरी की शुरुआत में भारत ने फ्रांस का न्योता स्वीकार करते हुए पेरिस में एआई एक्शन समिट का सह अध्यक्ष बनना स्वीकार किया था। फ्रांस के न्योता देने का मकसद यह था कि दुनिया के बड़े दिग्गज भारत को एआई की दुनिया का वर्ल्ड लीडर बता सके। पीएम मोदी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की। चीन और अमेरिका सहित दुनिया के 90 देशों के प्रतिनिधि इस समिट में पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। AI Foundation at the Council for Sustainable AI. I congratulate France and my dear friend President Macron for these initiatives and assure our full support. We must also make the global partnership for AI truly global in nature. It should be more inclusive of the global South and its priorities, concerns and needs. To build on the momentum of this Action Summit, India would be happy to host the next summit. Thank you. Everybody up for a group photo with the co-hosts, please. के अंदर सह अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सवाल यह कि क्या वाकई में समिट के बाद भारत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर और ज्यादा ग्रो करेंगे और क्या उससे और ज्यादा रोजगार उत्पन्न होगा। सवाल यह भी कि डिफेंस के अंदर क्या वाकई में, क्योंकि डिफेंस में फ्रांस के साथ अपने सैन्य समझौते हैं और हम फ्रांस के कई ऐसे सैन्य हथियार हैं, विमान हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस समिट के जरिए डिफेंस के अंदर फ्रांस की एआई का इस्तेमाल हम और ज्यादा करेंगे और क्या उसको हम अपने अलग अंदाज में क्रिएट करेंगे। सवाल यह भी कि हम एआई के दुनिया के क्रिएटर होंगे या फिर कंज्यूमर होंगे। इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा जी, पूर्व महानिदेशक हैं एनआईएल आईटी भारत सरकार। हमारे साथ कर्नल अनुपम जेटली जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एकलव्य सिंह जी हैं। शुरुआत करना चाहेंगे अश्विनी जी आपके साथ। भारत कह रहा है कि हम सह अध्यक्ष जरूर है, लेकिन अगली समिट के हम अध्यक्ष होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। एआई के दुनिया के अंदर हम किस तरफ हैं? हम कंज्यूमर की तरफ हैं या क्रिएटर की तरफ हैं? देखिए, अभी तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से बेसिकली अभी हम एक कंज्यूमर के रूप में काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी ग्लोबली अवेलेबल है उसका उपयोग कर रहे हैं। परंतु जिस तरह हमारी मानव क्षमता है और जिस तरह हमारे यहाँ पे युवा हैं और जिस तरह हमारे यहाँ पे युवा शक्ति है, ये आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में डेफिनेटली हम कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हो जाएंगे, जहाँ पे हम वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी दे पाएंगे। ये इस बात से प्रोड्यूसर अपने देश के लिए या बाकियों के लिए, क्योंकि अमूमन हमारे लिए एक शब्द इस्तेमाल होता चीप एंड बेस्ट। मैं चीप शब्द इस्तेमाल नहीं करता, मैं कहता हूं अफोर्डेबल एंड बेस्ट। तो क्या ये हमारी पावर होगी एआई की दुनिया में फ्यूचर के अंदर? ये डेफिनेटली जिस तरह आपने देखा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जिस तरह भारत के युवाओं ने, भारत के साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने जिस तरह एक झंडा फहराया है वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे कि हर तरह के हर कंट्री में हमारे लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरह एआई टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट हो रहा है और या होगा, जिस तरह भारत सरकार भी प्रयास कर रही है,
मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं जहाँ पे कि हम लोग दूसरे देशों के लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे, एआई डेवलप कर पाएंगे और वो ग्लोबली यूज हो पाएगा। अनुपम जेटली जी, डिफेंस के क्षेत्र में हम एआई में भारत को कहां देख रहे हैं और फ्रांस के साथ? क्योंकि मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि दो तरीके की डील होती है, एक डील जो दुनिया को दिखाने के लिए होती है और एक डील जो इंटरनली होती है। आपको लग रहा है इसमें कुछ इंटरनली होगा कि फ्रांस की जो एआई तकनीक अभी तक विकसित हुई है उसको भारत के साथ एक कोऑर्डिनेशन के तौर पर देखा जाए और दोनों पैरेलली मिलकर काम करें, चाहे डिफेंस सेक्टर हो या बाकी? विजेंद्र, एआई जो है वो दुनिया का एक तरक्की शुदा देश या एक विकसित देश की पहचान बनने वाला है और कई देश हैं जिनके अपने सर्वर हैं, अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग है। हिंदुस्तान ने क्लाउड कंप्यूटिंग तो शुरू की है मगर वो भी अभी युवाओं में इतनी प्रचलित नहीं और मशहूर नहीं है जितनी कि बाकी यूएस की है। अगर आप देखें चैट बॉट, चैट जीपीटी, वर्चुअल असिस्टेंट एआई, अब चाइना का डीप सीक, ये जो सर्वर आए हैं यूरोपियन यूनियन इन पर काम कर रही है और किसी भी एआई क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, एक देश को मजबूत कदमों से एआई क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए, क्योंकि एक मजबूत देश की पहचान होगी एआई आने वाले सालों में, हमें अपनी आर&डी पर व्यय करना पड़ेगा। परंतु हमारी आर&डी पर फिलहाल व्यय हमारी जो है जीडीपी का 0.64% है, जबकि हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन से थोड़ा नीचे है। चाइना की 13 ट्रिलियन जीडीपी है, वो 2.5% इस पर आर&डी पर लगा रहा है। अमेरिका जिसकी 18 ट्रिलियन है जीडीपी, वो 3% आर&डी पर लगा रहा है। तो आज की तारीख में हम एआई पर कमेंटेटर जरूर हैं, हम इन्वेंटर नहीं हैं। हम उनकी क्या एथिकल यूज होना चाहिए, क्या एआई दुनिया में गवर्नेंस होनी चाहिए, उस पर तो चर्चा कर रहे हैं, मगर एआई के क्षेत्र में, एआई को बढ़ावा देने में, एआई को अपनाने में अभी हम थोड़ा बाकी विकसित देशों से पीछे हैं। इकबाल सिंह जी, क्या हम इसको अपने आप में 4th जनरेशन माने? पहला मशीनरी, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा कंप्यूटराइजेशन कह लीजिए या फिर इंटरनेट के साथ मिलकर डिजिटलाइजेशन कह लीजिए, और चौथा क्या वाकई में एआई होने वाला है और उसमें भारत क्या वाकई में एक बड़े कारोबार की तरफ बढ़ सकता है? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि भाई एआई जितना ज्यादा मजबूत होगा उतनी ज्यादा जोब ले जाएगा और एक अनुमान है कि 2030 तक अगर एआई फुल फ्लैश्ड हुआ तो शायद 2 से 3 करोड़ जॉब वो खा जाएगा, लेकिन पैरेलली क्रिएट भी तो होती है ना। एग्जैक्टली देखिए विजेंद्र जी, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो हम विकसित देश की बात करते हैं ना, डेवलपिंग नेशन, इंडिया डेवलप्ड नेशन, जी बिल्कुल नहीं, मैं इंडिया की, भारत की बात कर रहा हूँ। विकासशील जी, तो जो विकासशील है या जिसे डेवलपिंग नेशन कहते हैं, तो भारत जो है वो कोई ऑर्डिनरी डेवलपिंग नेशन नहीं है, वो एक तरह से एक रीडेवलपिंग नेशन है। मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि भारत के पास इस एआई की दुनिया के में भी अगर बड़े बड़े साइंटिस्ट जो आज की डेट में बात कर रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो कहते हैं कि अगर इस पूरे दुनिया में, विश्व में अगर कोई लैंग्वेज है जो एआई के कोडिंग के सबसे करीब आती है तो वो संस्कृत है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बात आपकी सही है कि जैसे जैसे एआई टेक ओवर करेगा वो जॉब्स तो ईट अप करेगा। ये किसने कहा वैसे, क्या कि एआई की कोडिंग और डिकोडिंग संस्कृत के नजदीक? देखिए इसके लिए 2 स्कूल्स हैं इस दुनिया में, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि ऑलरेडी इसको जिसे कहते हैं कि अपने संस्कृत कॉलेजेस वहां पे खोल चुके हैं और वहां पे एआई में इसकी कोडिंग पे ऑलरेडी वर्क किया जा रहा है। जर्मनी में इसे ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया है। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो जॉब्स को ईट अप करने की बात है, लेकिन इसके साथ देखिए कि जॉब्स में एक जो स्ट्रीमलाइनिंग होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता, उसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए जो ज़्यादा बड़ा डेंजर है विजेंद्र जी, वो ये है कि अभी तक एआई में इमोशनल कोशेंट नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा कि जब एआई ये सोचने लगेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात हो रही थी, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये तो सही है कि वो वर्ल्ड लीडर्स को शायद पॉइंट आउट कर सकता है कि भाई इस रीजन में इस तरह की समस्याएं हैं और इस पे ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे एक तरह से स्ट्रेस बढ़ रहा है। परंतु कल को अगर इमोशनल कोशेंट एआई में डेवलप हुआ तो इस बात की क्या गारंटी है कि एआई की अपनी कोई विचारधारा नहीं हो सकती और एआई की फ्यूचर में ट्रांसफॉर्मर हो सकता है? नहीं, एक तरह से बिल्कुल। एक बड़ी फेमस हॉलीवुड मूवी थी ईगल आई,
तो ईगल आई में यही बताया गया था कि जब वो ये सोचने लगेगा और अगर उसने यदि खुद की विचारधारा डेवलप करी और मान लीजिए कि ये रशिया वो कर सकता है भाई, वो कर सकता है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो एनालॉग सिस्टम है उसमें, वो अपनी गलतियों को सुधारता है, गलतियों से सीखता है, इंटरप्रिटेशन करता है, तो ये फ्यूचर हो सकता है। देखिए लेकिन वो कितना आगे का फ्यूचर होगा, हम तो वर्तमान की बात करें और 5, 7, 10 साल आगे की बात करें। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से समिट का हिस्सा हुआ, मैंने दोनों पैनलिस्ट को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई फिलहाल के लिए हम एक बेहतरीन कंज्यूमर होंगे, क्रिएटर भी हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन अगर हम कंज्यूमर भी होंगे तो भी जॉब तो ओरिएंट होंगी, उस स्थिति में खाने की स्थिति में तो है ही नहीं जॉब। नहीं, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है विजेंद्र जी इस चीज को समझना कि आज ये बात बिल्कुल सही है कि एआई की टेक्नोलॉजी, मतलब जो जैसे इन्वेंटर की साहब बात बता रहे थे, अभी हम उस स्टेज पे नहीं हैं, बट मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जांपल कोरिलेट करने के हिसाब से देता हूं। जैसे यूपीआई या डिजिटल पेमेंट्स है, उसमें भी यदि अगर आप आज से 10 वर्ष पहले की बात करेंगे तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था वो चाइना के लगभग 16वां हिस्सा था, आज वो चाइना के 2 टाइम्स है। तो अब आने वाले समय में इंडिया इस तरह के इनिशिएटिव से कैसे प्रोग्रेस करता है और 10 साल बाद हम इन्वेंटर नहीं होंगे, ये कहना भी सही नहीं होगा। मैं एग्री करता हूं अश्विनी कुमार जी, क्योंकि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, पहले हम देखते हैं कि दुनिया भर में हो क्या रहा है, और फिर जब हम शुरू करते हैं तो दुनिया भर देखती है कि भारत में ये हो क्या रहा है। विजेंद्र जी, अभी जो आपने एक बोला इन्वेंटर वाली बात, मैं आपको बताऊं, आज की खबर थी सुबह कि केरला सरकार ने एजुकेशन सेक्टर के लिए अपना एआई डेवलप करना चालू किया है। तो धीरे धीरे हर स्टेट, हर सरकार, हर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर भी बेसिकली अपना एआई डेवलप करना चालू करेगी। ये फैक्ट है कि हमारे यहाँ कैपेबिलिटीज की कमी नहीं है, खाली सरकार की तरफ से एक मोटिवेशन चाहिए और सरकार की तरफ से एक सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से जिस तरह हमने आईटी फील्ड में काम किया है, एआई फील्ड में भी बेसिकली वही टेक्नोलॉजी है, वही कोडिंग पार्ट है, वही बेसिकली थॉट प्रोसेस है। ठीक है, अनुपम जेटली जी, भाई मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि एआई भी 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक जो कॉमन मैन के लिए है और एक स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए है। सपोज कीजिए डिफेंस के लिए आपकी वेपन है, आपकी मिसाइल्स हैं, आपके रडार सिस्टम हैं, और भी 50 तरीके की वो चीजें हैं जो क्लासिफाइड है लेकिन वो रिवील नहीं होती हैं। अब उनके लिए अगर एआई इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगा तो बहुत स्पेसिफिक होगी, बहुत सेलेक्टिव होगी। तो यहां तो मुझे नहीं लगता कि जनरल बात हो रही होगी इन मीटिंग्स के अंदर, यहां तो स्पेसिफिक बात हो रही होगी ना कि हम किस सेक्टर को कैसे क्रिएट करें, उसकी सीक्रेसी कितनी रखें, ये भी तो महत्वपूर्ण होगा या नहीं होगा। या आप मान रहे हैं कि एआई इतना आगे बढ़ जाएगा कि कॉमन मैन ही अगर जेट्स बनाना चाहे, अगर वो तेजस बनाना चाहे, वो ब्रह्मोस बनाना चाहे, तो पूरा का पूरा उसके सामने होगा? क्या संभव है? देखिए, इसमें साइबर सिक्योरिटी और जो लॉस बनेंगे देश के, जैसे जैसे देश एआई में आगे बढ़ता है, वो निर्धारित करेंगे कि एक कॉमन आदमी जो है, जैसे वेस्ट में सुना गया आज से 6-7 साल पहले कि लोगों ने प्रिंटर पर अपनी पिस्टल बनाई और उससे शूट कर दिया लोगों को। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे पूर्ण यकीन है कि हमारे देश में ऐसा नहीं होगा। मगर हाँ, अगर आप डिफेंस का देखें तो जो लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम है, ALWS जिनको कहते हैं, जो कि आने वाले हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो इंडिया अभी बाकी तीनों देश रशिया, चाइना, अमेरिका के साथ लगा हुआ है बनाने में, जापान भी उन पे काम कर रहा है, इंडिया काफ़ी आगे चल रहा है। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनाए एआई की, ताकि हमारे जितने वेपन सिस्टम हैं उनकी देखरेख, बैटलफील्ड की सुरक्षा, बैटलफील्ड में डिसीजन मेकिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी, हमारी सर्वेलेंस, हमारे वेपन कंट्रोल, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम बैटलफील्ड के, ये सब जो हैं ये इतने सुरक्षित और महफूज हों कि उनको ना तो कोई कॉपी कर पाए और ना ही उनमें कोई हैकिंग या इंटरफेरेंस की जा सके। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो किसी भी देश के लिए ये बहुत मुश्किल एक समय होगा। नहीं, लेकिन एक एकलव्य जिसका जिक्र कर रहे हैं कि फ्यूचर में ट्रांसफॉर्मर क्रिएट हुए तो क्या हमें एआई को कंट्रोल करने के लिए भी एक अलग से एआई की जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये एक लगातार निरंतर कार्य प्रणाली है जो कि आगे से आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि 2030 तक हमने अपना सर्वर बना लिया, हमने जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम अपना बनाया है वो विश्व स्तर का हो गया और लोग उस पर शिफ्ट करने लगे। उसके बाद लगातार उसको मजबूत कैसे किया जाए, उसकी सिक्योरिटी, जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे उसकी साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम कैसे हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और काउंटर मेजर्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था सर कि अभी तक तो हम कंट्रोल करते हैं ना मिसाइल्स को,
अभी टैंक को हम कंट्रोल करते हैं, अभी लड़ाकू विमान को हम कंट्रोल करते हैं। क्या वाकई में कभी ये स्थिति हो सकती है? क्योंकि डिफेंस में इंटरनली एनालिसिस होता है चीजों को लेकर। अभी भी रोबोटिक वेपन्स क्रिएट हुए ना सर, तो क्या कभी ट्रांसफॉर्मर क्रिएट हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे, ट्रांसफॉर्मर क्रिएट होंगे। आप अगर पिछले 3-4 महीने की खबरों को देखें तो हमारे 2 ड्रोन जो थे वो हाईजैक हो गए, एक पाकिस्तान बॉर्डर पर, एक नॉर्दर्न चाइना हमारे बॉर्डर पर चाइना के साथ, क्योंकि वो चाइनीज टेक्नोलॉजी के बने थे और उनको पाकिस्तान और चाइना ने हाईजैक करके अपनी तरफ उतार लिया। ड्रोन ने जो फोटो ली होंगी, जो सर्वेलेंस की होंगी, वो भी उनको हालत मिल गए। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे अपने सिस्टम हो। आज अगर हम चाहें कि सब कुछ एआई पे शिफ्ट हो जाए तो हम उस स्थिति में नहीं है। हमारे पास अभी भी उतनी सैटेलाइट नहीं है कि हम अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को केवल अपनी क्षमता से, अपनी सैटेलाइट से पूर्ण गाइड कर सकें। हम अभी भी निर्भर करते हैं यूएस पर, इजराइल पर और कुछ यूरोपियन। अश्विनी जी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं इसको इंटरकनेक्ट करूं या ना करूं, लेकिन जो भारत अपना भारत स्पेस स्टेशन क्रिएट कर रहा है, क्या उसका एआई के साथ कोई कनेक्शन है? देखिए, ये तो फैक्ट है कि इसका डेफिनेटली कनेक्शन रहेगा और उसका मेन कारण यही है बेसिकली कि आने वाले समय में, जैसे आपको याद हो, हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया भारत की लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए, हमने अपना भारत नेट बनाया, तो आने वाले समय में हमें डेफिनेटली खुद का एआई प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। और जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने स्पीच में कहा कि आने वाले समय में जैसे हमने ई गवर्नेंस के लिए रूल्स बनाए, प्रोसेस बनाए, आने वाले समय में हमें एआई गवर्नेंस के लिए भी प्रोसीजर, प्रोसेस और सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज ये एआई हमारे लिए एक ड्रास्टिक बम की तरह हो सकता है, जो कि कभी ब्लास्ट भी हो सकता है, जैसा आप खुद भी कह रहे थे और जैसा एक्लॉजी ने कहा कि आने वाले समय में ये इस तरह का भी हो सकता है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो डेफिनेटली हमें प्रोसेस और सिस्टम इन प्लेस करने पड़ेंगे। और मुझको ऐसा लगता है कि भारत सरकार, स्पेशली मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इस क्षेत्र में डेफिनेटली कुछ समय में, कुछ मे बी ए मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, दे विल कम आउट विद ए पॉलिसी जो कि हर आदमी के लिए मैंडेट हो जाएगी। जैसे कि आज की तारीख में हम जब कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करने की एक पॉलिसी है, प्रोसेस है कि आपको ओपन सोर्स यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो आने वाले समय में चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, बट डेफिनेटली हमें लर्निंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन साइज और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरी कंट्री से डिफरेंट है। इसमें यह भी तो तय करना पड़ेगा ना कि सर कितनी इंफॉर्मेशन रखनी है और कितनी उसमें से इरेज करनी है वक्त के साथ। तो मैंने आपको अपडेशन कहते हैं। मैंने आपको कहा ना कि गुड गवर्नेंस का जब एआई गवर्नेंस का प्रोसेस बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, तो उसमें हर जगह लिमिटेशंस और बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ेगी। जितेंद्र जी, एक बात कहना चाहूंगा कि आपके न्यूज रूम में अभी अलग अलग स्क्रीन्स पे महाकुंभ की तस्वीरें चल रही हैं, और महाकुंभ मेरे ख्याल से एक अप्रोप्रिएट मतलब एक अभी आज का एग्जाम्पल है जहां पे एआई टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज करा जा रहा है। वहां पे कुछ हजारों कैमरास हैं जो कि एक तरह से सरकार को एक तरह से रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरह से भीड़ का संचालन किया जाए, और भी कई तरह की चीजें हैं जो वहां पे हो रही हैं। परंतु एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है विजेंद्र जी, जिसे कहते हैं ना कि अगर फुल इमोशनल अवेयरनेस की स्टेज अभी नहीं भी आई है, तो आपको एक घटना बताता हूं पिछले वर्ष की, जहां पे जापान में क्या हुआ कि कुछ रोबोट्स को वो डिस्ट्रॉय करने वाले थे। तो जब उनको पता चल गया तो उनने सिर्फ डेटा को एनालाइज करा था उन रोबोट से कि यदि आपको कोई डिस्ट्रॉय करे तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें कोई इमोशंस का फैक्टर नहीं था, लेकिन उनको यही पता चला कि भाई मतलब अगर ये स्थिति आ चुकी है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मतलब आपको डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है कोई, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उनने 18 में से करीब 15 साइंटिस्ट को गोली से मार दिया था उन रोबोट्स ने। तो अब ये क्या है कि ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये बात तो सही है कि फ्यूचर ये है। का भी उदाहरण था भाई, जापान या कोरिया में ही था, जहां किसी को एक लड़की से प्यार हो गया था रोबोट को जी, और वो उसके चक्कर में गिर गया था। मतलब वो कैसे चलना है वो चलना ही भूल गया। जी जी जी। बट तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है विजेंद्र जी कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट है, क्या अभी या आने वाले समय में भी अभी हम मतलब ह्यूमैनिटी क्या ये रिस्क ले सकती है कि क्रिटिकल थिंकिंग को मशीन या क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के हाथ में सौंपा जाए? ठीक है, क्योंकि मैं भी इस पे इसलिए भी नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सोशल मीडिया उठाइए और एआई किस तरीके से फोटो के साथ खेल रहा है, सिर्फ फोटो के साथ खेल रहा है, और कैसे फोटो के साथ खेलते हुए किसी की पूरी लाइफ को डिफेम कर रहा है और कोई नहीं रोक पा रहा है। ये एक बहुत छोटा उदाहरण है एआई का, लेकिन मैं वापस इस मुद्दे पर लौटता हूं और इस समिट पर लौटता हूं। इस समिट का आपको क्या लग रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या है और उसमें कॉमन मैन के लिए क्या लेकर आएंगे प्रधानमंत्री? एकलव्य जी। हाँ, देखिए, मैं समझता हूं कि इसका एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक तो भारत
जब एआई की बात हो रही है तो भारत आज सबसे इम्पॉर्टेंटली तो अपनी जो जनसंख्या की शक्ति है उसकी वजह से जो जैसे कहते हैं ना, एक तो कंज्यूमर की हमने बात करी और उसके अलावा जो टैलेंट पूल भी है, मैं समझता हूं कि टॉप कंट्रीज के साथ में अपना एक तरह से कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। एक तो ये संदेश है और इसके अलावा एक ये भी बात है कि आने वाले समय में ये मतलब इसे मैं पॉलिटिकली नहीं कह रहा, बट नरेंद्र मोदी जी की तरफ आज जो इस तरह के बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जो दुनिया है, मतलब दुनिया के सारे बड़े लीडर्स एक तरह से उन्हें लीडर की तरह उसमें देख रहे हैं। और उसको तो भारत में 2014 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री एक वक्त में 4 जगह दिख रहे थे होलोग्राम टेक्निक के माध्यम से जी। लेकिन अनुपम जेटली जी भाई, क्योंकि एआई को लेकर ये समिट है, समिट होने का ही मतलब क्या मैं ये मान लूं कि हाँ अब दुनिया को लगने लगा है, पहली चीज एआई के बिना गुजारा नहीं, दूसरा एआई को लेकर लगातार डिस्कशन की जरूरत है कि अगर किसी कंट्री के अंदर एआई किसी भी अलग तरीके से रिएक्ट करे तो वैश्विक पटल पर उसको रखा जाए। मानकर चलें कि अब एआई समिट बिल्कुल उस तरीके से होगी जैसे कि बाकी समिट होते हैं और हर साल इसको लेकर डिस्कस होगा। जी हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एआई जो है वो दुनिया में एक क्रांति है और इस क्रांति को जितनी जल्दी सारे देश और हम स्वीकारें उतना अच्छा है। भारत इसको स्वीकार रहा है, हालांकि हमें कुछ साल लगेंगे। बाकी विकसित देश जो पिछले 8-10 साल से एआई के पीछे इन्वेस्टमेंट करके R&D करके आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने 3 देश हैं जिन्होंने अपने सर्वर बनाए हैं, मुझे यकीन है कि भारत भी जल्दी बनाएगा, क्योंकि हमारे पास तकनीकी दिमाग है और तकनीकी मैन पावर है। और दुनिया को भी पता है कि अगर उनको एक लेबर चाहिए जो कि एआई लेबर जिसको कहा जाए या रिसोर्सेज कहा जाए मैन पावर के, वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान ही दे पाएगा। इसलिए हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। तो फिर तो रोजगार बहुत ज्यादा होगा सर। रोजगार बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक अगर आप कहें कि एक वक्ता ने बोला संस्कृत का, तो मैं खाली एक चीज कहूंगा कि दुनिया की एआई कंपनीज में जितने भी लोग हैं, चाहे नडेला हो, चाहे पिचाई हो, चाहे बाकी 2-3 और लीडिंग कंपनीज में, किसी ने भी संस्कृत एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ी और दे आर लीडर्स इन ऑल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो ये एक मान्यता है, एक इसकी जो है खोज चल रही है कि क्या कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे पास है, और संस्कृत को उसमें माना गया क्योंकि पूर्ण भाषा है। नहीं, लेकिन सर मैं उसको इस तरीके से डिकोड करूंगा जो एकलव्य ने कहा। उन्होंने एक और शब्द इस्तेमाल किया कि भारत डेवलपिंग कंट्री नहीं है, रीडेवलपिंग कंट्री है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि भारत शीर्ष को छू के आ चुका है। भाई अगर हम अपने किताबों को देखें तो विमान को लेकर तो बाकायदा एक ग्रंथ है और उसमें कितने तरीके के विमानों को उड़ाने और किस किस ईंधन के साथ उड़ाने की तकनीक है, जिसको आज तक हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही मेडिकल साइंस, बाकी साइंस आप देखिए, ब्रह्मास्त्र हो, है ना, पशुपति अस्त्र हो, या कितने तरीके के अस्त्र हैं। तो ये तो सच है कि संस्कृत लैंग्वेज के अंदर हमारा इतना कुछ है जिसे आज हम क्रिएट कर रहे हैं सर, जिसको हम कह रहे हैं इनोवेशन, दरअसल हम उसको रिबिल्ड कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ये भी समझना जरूरी है विजेंद्र जी कि हमने इतिहास में भारत के विश्व गुरु होने की बहुत गाथाएं सुनी हैं, परंतु आज जिस तरह के समीकरण हैं, ये कहा जा सकता है कि भारत एक तरह से, जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अब इस टर्म को यूज करते हैं, विश्व मित्र बन के कंधे से कंधा मिला के वर्ल्ड के टॉप लीडिंग नेशंस के साथ में एक पूरे वर्ल्ड की प्रोग्रेस की कहानी रच रहा है। विद नेशन फर्स्ट। बिल्कुल नेशन फर्स्ट, वो तो जरूरी है भी ना। विजेंद्र जी, अभी आपने जो प्रश्न कहा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का फ्रांस में जाना, बेसिकली इसके पीछे ऐसा लगता है मेजर 3-4 रीजन्स रहे होंगे जो मैं सोचता हूँ। एक तो ये रहा कि जो हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है वो वर्ल्ड में बन सकते हैं हम, बिकॉज देर इज़ नो, आई मीन वी हैव गॉट डेप्थ ऑफ इंटेलिजेंसी विद आवर सिस्टम। एक तो ये रहा, और हमारे पास यूथ की कमी नहीं है। दूसरा ये कि जिस तरह हम 5वीं पायदान पे आ गए हैं वर्ल्ड में कम्पीट करते करते वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो एक ये फील देना चाह रहे हैं कि हम 3rd पायदान पे भी आ सकते हैं, हमारे में क्षमता है, हम कर सकते हैं। और जैसा एक लफ्ज़ जी ने कहा, ये फैक्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक इमेज ये बन गई है कि यदि कोई वो डिसीजन ले रहे हैं या कोई एक्टिविटी इनिशिएट कर रहे हैं
तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा है या हिडन एक्टिविटी होगी जो कि देश को बढ़ाएगी। तो सर देखिए ना, नाटो पूरे तरीके से निष्क्रिय है इस वक्त और क्वाड को लेकर बातचीत हो रही है। ये इनिशिएटिव भी तो प्रधानमंत्री की तरफ से ही है जिसमें ट्रंप नाटो को छोड़कर क्वाड में आ रहे हैं क्योंकि इंडो पैसिफिक के अंदर उनको इंटरेस्ट नजर आ रहा है। अब आप एआई से ही पूछेंगे विजेंद्र जी की वर्ल्ड का सबसे इन्फ्लुएंशियल या सक्सेसफुल लीडर कौन है, तो ये तस्वीरें जो आज हम देख रहे हैं एआई समिट में, वो देख के वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ ही पॉइंट करेगा ना, क्योंकि वहां पे जितने वर्ल्ड लीडर्स बैठे हुए हैं उन सबकी तस्वीरें 2014 से लेके आज तक सारे देशों के लीडर्स की तस्वीरें बदल चुकी हैं, परंतु भारत का नेतृत्व एक ही चेहरा कर रहा है तब से। नहीं ऐसा नहीं है। बताएं आप बताएं कोई और कोई और देश बताएं। पुतिन तो अनंत काल से चले आ रहे हैं। नहीं, वो डेमोक्रेसी नहीं है सर। अच्छा तो ठीक है, मैं इस पे चर्चा में नहीं जाऊंगा, लेकिन अनुपम जेटली जी फाइनल कमेंट आपसे, क्योंकि पब्लिक सिर्फ इतना जानना चाह रही है कि भाई इस समिट को सिर्फ ऐसे ले कि भाई कंसर्न था, कंसर्न को लेकर डिस्कशन हुआ, और जो एक डर है कि एआई अगर आएगा तो एक अलग तरीके का ब्लंडर होगा। हम ये कहें कि फिलहाल उसके कुछ कहें कि कुछ ही बस नेगेटिव पॉइंट सामने आ रहे हैं और पब्लिक को उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए शायद इस तरीके का मिसकंसेप्शन है। नहीं, पब्लिक जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखें चैट जीपीटी ने किताबें लिखना शुरू कर दिया है, लोगों की लेखन क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, ये एआई है। वेपन बनाना, डिसीजन लेना युद्ध क्षेत्र में एआई ने शुरू कर दिया है। अभी पूना में जो आर्मी डे परेड 15 जनवरी को हुई, उसमें रोबो डॉग्स को इस्तेमाल किया गया और दिखाया गया जो भारत की फौज ने लिए है। तो एआई जो है वो जॉबों में बहुत बड़ी बढ़त करेगी। सर आप डरा रहे हैं या पावर बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भैया आप कह रहे हैं कि वो खुद डिसीजन ले रहे हैं जंग में, वो अपनी सेना को कंट्रोल कर रहे हैं। एआई जो है वो हर चीज को, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो, डिफेंस स्ट्रैटेजी हो, युद्ध का क्षेत्र हो या इकोनॉमी हो, हर डेवलपमेंट में, हर क्षेत्र में एआई जो है वो अपना वर्चस्व बढ़ाएगी और भारत को कदम से कदम मिलाकर इसमें आगे बढ़ना होगा। फिर डरा रहे हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी या उसको लीड करेगी, सवाल सिर्फ इतना है। फिलहाल हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर वो दिन दूर नहीं जब हम लीड भी करेंगे। नहीं, एआई लीड करेगा सेक्टर्स को, एआई सेक्टर को लीड करेगा और एआई को मुल्क जो है, जो देश की सरकार है, वो कंट्रोल करेगी। ये ठीक है। और वैसे भी अगर हम पोटेंशियल डेंजर्स को डिस्कस ही नहीं करेंगे तो उस पर वर्क कैसे करेंगे? तो पोटेंशियल डेंजर्स को डिस्कस करना तो आवश्यक है ही। ठीक है अश्विनी जी, एक लाइन में प्रोग्राम क्लोज करना है। क्या एआई के जरिए ही जो आप कह रहे हैं कि भाई हम थर्ड सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बनेंगे, उसमें कितना वक्त लगेगा और एआई की क्या सच में इतनी बड़ी भूमिका है? एआई की डेफिनेटली बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि जिस तरह एआई का डेवलपमेंट हो रहा है हम हर जगह इसका उपयोग कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ पे हम कहते हैं कि हम वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारी यूथ के लिए हम जॉब क्रिएट कर पाएंगे। आज की तारीख में जितने भी रिचेस्ट बिलियनियर्स मिलेनियर्स इंडिया में हैं, दे आर आइदर फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड और दे आर इन द यंग एज ग्रुप। So I think this is the future. It may take time, some time, because policy making and rollout will take time. But I think it is not very far off that within a year or so. लेकिन हमें वो सब 2047 से पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर हम यंगेस्ट कंट्री नहीं रहेंगे। And we'll do it within maybe next 2-3 years, not more than that. अश्विनी सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम जी आपका भी शुक्रिया और एकलव्य जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एआई का मतलब वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन इस प्रोग्राम में आप इसका मतलब निकाल सकते हैं कि दुनिया के लिए ऑलवेज इंडिया। ये एआई की एक नई टर्मिनोलॉजी है जो दुनिया शायद अभी इस्तेमाल करेगी और फ्यूचर में इसी पर विश्वास करेगी। नमस्कार। AI is writing the code for humanity in this century.